हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो क्लास 11 के एनसीईआरटी पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक देखते रहें और मजा आएगा और बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी। ये एक्चुअली में है क्या? ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इलास्टिक इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, छोटे छोटे टर्म को पहले समझ लेते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी होता क्या है? अच्छा, किसी चीज को, जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, हम लोग जनरली क्या समझते हैं, इलास्टिक को क्या समझते हैं कि जैसे किसी भी चीज को हम खींचे, ठीक है, और वो कितना खिंचा रहा है, इसी को इलास्टिक प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं। मतलब हमारे दिमाग में अब तक यही है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो बेसिकली जब भी आप इलास्टिक वर्ड सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है कि किसको आप कितना लमड़ा सकते हैं, वो खींचे और कितना ज्यादा खिंचा जाए, यही इलास्टिक है। तो सवाल आपके सामने आएगा कि रबर ज्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है, तो आप कहिएगा कि वो रबर खींचते तो खिंचाता है और स्टील खींचते तो नहीं खिंचाता है, तो रबर ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन ये गलत जवाब, क्योंकि इलास्टिक उसको नहीं कहते हैं जो जितना खिंचाए। इलास्टिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो जितना अपने शेप को रीगेन कर ले। जैसे एक रबर को अगर आप खींचे और रबर खींचने के बाद जब आप छोड़िएगा रबर को, तो वो रबर अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो जो मटेरियल इस रीगेन करने वाले प्रॉपर्टी को मैक्सिमम दिखाए, मतलब आपने डिस्टर्ब किया उसको, अपना स्ट्रेच किया और फिर उसने, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो वो क्या हो गया, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो कौन ओरिजिनल शेप में आता है और कौन ओरिजिनल शेप में नहीं आता है? तो जो जितना ज्यादा, मतलब मैक्सिमम अपने ओरिजिनल शेप को कैप्चर कर लिया, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो यही चीज क्या कहलाता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी है क्या? तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो मटेरियल अपने शेप को रीगेन करने का क्षमता रखता हो उसे, इस प्रॉपर्टी को रखता हो, तो इस प्रॉपर्टी को, किस प्रॉपर्टी को? शेप रीगेन करने के वाले क्षमता वाले प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? रखता हो तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। दुनिया में अलग अलग तरह के मटेरियल है। क्या होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी? कुछ रीगेन करता है, कुछ नहीं करता है। कुछ ऐसा होगा कि जो कंप्लीटली रीगेन कर लेगा, कुछ ऐसा है जो आधा रीगेन करेगा, आधा नहीं रीगेन कर पाएगा, और कुछ ऐसा है कि जो जरा सा भी रीगेन नहीं करता है। तो तीन तरह के आप मटेरियल देख रहे हैं। एक जो कंप्लीटली रीगेन कर ले, दूसरा जो आधा रीगेन करेगा, आधा रीगेन नहीं करेगा, और तीसरा जो रीगेन ही नहीं करेगा। तो तीन तरह के मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मटेरियल। किस बेसिस पर? टाइप्स ऑफ मटेरियल किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी। इस बेसिस पर कितने मटेरियल होंगे? तो पहला कहते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल।
ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल किसे कहेंगे? तो जो पूरी तरह अपने शेप को, अपने शेप को रीगेन कर ले। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? स्टील। ठीक है, जो पूरी तरह कंप्लीटली 100% अपने शेप को क्या कर ले? रीगेन। उसको क्या कहेंगे हम लोग? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरे को कहते हैं आधा करेगा आधा नहीं करेगा, तो दूसरा होता है पार्शियली। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। पार्शियली इलास्टिक मटेरियल में कौन होगा? जो थोड़ा रीगेन करे, किस चीज को? शेप को थोड़ा रीगेन करे, शेप को, और थोड़ा ना कर पाए, ठीक है, थोड़ा ना कर पाए, तो इसे क्या कहेंगे? पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। तो इसे पार्शियली इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। पार्शियली इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। तीसरा कौन है? अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक। तीसरा क्या है? तो तीसरा है, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे का नाम है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ये क्या होगा? जो अरे ये प्लास्टिक है यार, जो थोड़ा भी रीगेन ना कर पाए, जो थोड़ा भी रीगेन ना कर पाए, ठीक है, थोड़ा भी रीगेन ना कर पाए, किसको? शेप को। थोड़ा भी रीगेन ना कर पाए शेप को, तो इसे परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आटे का बॉल। जो रोटी बनाने से पहले जो लोइया बनता है उसके बारे में बात हो रही है। आटे का बॉल, उस लोइया को, ठीक है, आप थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिए, उसके शेप से उसको हटा दीजिए, फिर वो उसी में रह जाएगा, वो अपने शेप को रिगेन नहीं करता है। तो तीन तरह के मटेरियल हैं बेसिकली, किसके अकॉर्डिंग? इलास्टिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, ये सब पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तभी तो, क्योंकि कोई भी मटेरियल पर आप फोर्स लगाइएगा तभी तो उसका शेप में क्या हो जाएगा? बदलाव आएगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब वह फोर्स जिससे शेप चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स। उससे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? कहते हैं
तो तीन तरह के मटेरियल हुए, एक जो पूरा रिगेन करेगा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, एक वो जो आधा करेगा आधा नहीं करेगा, तो उसे कहते हैं पार्शियली इलास्टिक मटेरियल, जैसे प्लास्टिक हो गया। और कुछ, ठीक है, जो थोड़ा भी रिगेन ना करे, किसको, अपने शेप को, उसे क्या कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक। इसका अभी एग्जांपल क्या है, आटे का बॉल, बात समझ में आ रही। और जो फोर्स हम लगाएंगे उस फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग, डिफॉर्मिंग फोर्स। उस फोर्स से क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज करने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है, इसको नोट कीजिए। कुछ चीजें हैं मेरे सामने, ठीक है, उससे आप बताइए कि कौन सा प्लास्टिक। जैसे ये रबर है, ठीक है, दिख रहा होगा, इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। इसमें अभी इस रबर का आगे बहुत काम है कंसेप्ट समझाने में। अब देखिए, इस रबर को मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो ये स्ट्रेच हुआ अपने शेप को, ये इसका ओरिजिनल शेप, इसको सिर्फ पकड़े रहे तो ये इसका ओरिजिनल शेप। अब इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, मैं अपनी उंगलियों से फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। अगर ये 100% इसने अपने ओरिजिनल शेप को कंप्लीट कर लिया है तो ये कहलाएगा कौन सा मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक पाइप है प्लास्टिक का, इसको ऐसे तो खींच नहीं सकते, तो इसे मोड़ दीजिए। इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ये मोड़ दिया। अब मैं जैसे ही अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो क्या इसने अपने शेप को पूरा रिगेन कर लिया, नहीं किया। तो इस तरह के मटेरियल हाला हल्का किया है और पूरा कंप्लीटली नहीं किया, इसने कुछ किया। जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसका शेप डिफॉर्म हो गया, अब मैंने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया। तो देखें आप ध्यान से कि ये पूरा स्ट्रेट नहीं, ये अभी भी बेंड है, इसका मतलब, लेकिन इसने थोड़ा बहुत तो अपने शेप को रिगेन किया है और थोड़ा नहीं किया। तो इस तरह के मटेरियल को क्या कहेंगे हम लोग, पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इस तरह के मटेरियल को क्या कहेंगे, पार्शियली इलास्टिक मटेरियल। और दूसरी चीज, जैसे कि आटे का बॉल, तो आटा तो है नहीं, तो आप घर में कर लीजिएगा, आटे का बॉल जाना, उसको दबा देना, तो देखिएगा उसका शेप चेंज हो गया। अब शेप चेंज हो गया है तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो किस तरह का मटेरियल है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपने समझ ली है और इसको नोट भी कर लिया है। एक थोड़ा लैंग्वेज आप सुधार सकते हैं, सुधार ही लिया होगा, होता है। अपने शेप, जो मटेरियल अपने शेप को रीगेन करने का क्षमता रखता हो, तो इस प्रॉपर्टी को यहां ऐड कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, होता है कभी बोला होगा पूरा लेकिन लिखा गया इतना सा। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, डिफॉर्मिंग फोर्स, पार्शियली और ये वो। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं स्ट्रेस। अब तक ब्लर है, फोकस गड़बड़ाया हुआ, ले लेगा वो। स्ट्रेस, अब पढ़ते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस होता क्या है, ये ध्यान देते रहोगे। ठीक है, बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता क्या है, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने आपको रबर लिया था, रबर लेकर रखा था, उस रबर को वापस लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए वही रबर है, कुछ भी मटेरियल है, मटेरियल। ठीक है, इस मटेरियल पर हमने फोर्स लगाया, इस मटेरियल पर हमने क्या लगाया, फोर्स। इधर से ये बंधा हुआ है, इधर से ये बंधा हुआ है। क्या होगा, कॉमन सी बात है, जब आप एक तरफ से बंधा हुआ है दूसरे तरफ से खींचिएगा
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, मटेरियल ये मान लीजिए लेंथ इसका L था, तो अब लेंथ मान लेते हैं कुछ चेंज आ गया, L प्लस डेल्टा L। तो हुआ क्या, आप क्या कहिएगा, कॉमन लैंग्वेज में क्या होगा, खींच रहे हैं। F एक्चुअली में क्या लगा रहा है, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में बोले तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने से क्या हुआ, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से क्या हुआ, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसके अंदर खिंचाव पैदा हुआ, खिंचाव पैदा हुआ। जब आप फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में, बातचीत के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खींचो। ये नहीं बोलते फोर्स लगाओ, खींचो। तो खींचते हैं, अब खींच रहे हैं तो मतलब आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स। खींचने से क्या होता है, खिंचाव पैदा होगा। ऐसा आपने बहुत सारा ऐड देखा होगा कि जिम का आता है कि अपने घर के दरवाजे में उसको फंसा दीजिए और फिर ऐसे बाइसेप्स लगाइए या शोल्डर लगाइए, कुछ भी उस तरह का इलास्टिक वाला मटेरियल आता है। तो आप क्या करते हैं, हाथ से उसको खींचते हैं। तो खींचने पर आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। खिंचाव, ये जो खिंचाव पैदा हुआ उसके अंदर, जो उसने अपने शेप को चेंज किया, ये जो खिंचाव पैदा हुआ, इस खिंचाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खिंचाव को ही, खिंचाव को ही स्ट्रेस बोलते हैं। खिंचाव को ही स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस क्या है, बात समझ में आ रही। When we apply force and the object get deformation, elongation, मतलब डिफॉर्मेशन कैसा, इलोंगेशन वाला, लेंथ बढ़ रहा है। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन में जो लेंथ के अलोंग जो डिफॉर्मेशन हुआ, इस डिफॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेस बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जरूरी थोड़ी है, आप कहिएगा कि सर जरूरी थोड़ी कि हम सिर्फ लेंथ के अलोंग ही लगाए, अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग भी लगा सकते। तो हाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेस को डिवाइड कर देंगे कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। जैसे देखिए यहां पर हमने फोर्स लगाया कैसा, यहां पर हमने फोर्स लगाया कुछ ऐसा, मान लीजिए दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया, तो इससे क्या होगा, ये इलोंगेट कर जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, इसका नाम आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इस तरह के इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। बुक में आपके मिला होगा, बुक अगर आप उल्टोगे तो मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा देखिए, जरूरी है आप खींचे, आप ऐसा भी फोर्स लगा सकते हैं, आप ऐसा भी फोर्स लगा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये दबता चला जाएगा। इससे क्या होगा, ये दबता चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं, कंप्रेस। हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब मान लेते हैं एक अलग तरह का, देखिए मान लीजिए ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक यहां फिक्स्ड है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है यहां एकदम फिक्स्ड है, मतलब ये पूरा ब्लॉक फिक्स्ड है, यहां सरफेस से फिक्स्ड, पूरा फिक्स्ड है। और हम फोर्स लगा रहे हैं किधर, इसके सरफेस पर, एकदम सतह पर। जैसे मान लीजिए लकड़ी का काम अगर घर में हो तो आप नोटिस कीजिएगा, जो लकड़ी छिलते हैं तो पूरे लकड़ी पर फोर्स लगाते हैं कि उसके सरफेस पर फोर्स लगाते हैं, छिलने के टाइम उसके सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक वही चीज यहां भी है, लकड़ी छिलने का प्रोसेस देख लीजिए, वही काम यहां कर रहे हैं। हम पूरे बॉडी पर नहीं, हम उसके सिर्फ टॉप ऑफ द सरफेस पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, जब आप इस पर फोर्स लगाइएगा तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज हो गया,
तो ये कुछ इधर आ जाएगा, ब्लू से इसको दिखा दें, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये शेप चेंज कर गया, मतलब ये नीचे का वही है, ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ऊपर का हिस्सा टेढ़ा हो गया। तो इस तरह के स्ट्रेस, यहां भी शेप चेंज हुआ है, तो इस तरह के स्ट्रेस को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस तरह के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, यहां कुछ एंगल बनेगा, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन में। ठीक है, वहां ये थीटा क्या होता है, ये सब चीज आगे हम लोग समझेंगे, शियरिंग मॉडुलस, ये सब जब पढ़ेंगे तब ये आपको मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग क्या समझ रहे हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। स्ट्रेस है क्या, जब भी आप फोर्स लगाएं, उस फोर्स लगाने से उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होगा, उस खिंचाव को ही क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। तो यहां हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने तरह का स्ट्रेस होगा, 3 तरह का। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मतलब ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ध्यान से अगर देखें तो इस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, इस स्ट्रेस के फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेस के फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, हर जगह तो फोर्स ही लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने क्या चेंज आएगा। अच्छा, अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब आप फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कोई तार है, उसको खींचिए, ठीक है, तो जब आप खींचेंगे तो उसका थिकनेस भी क्या होता है, वो भले ही लंबा हो लेकिन उसका थिकनेस भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा, एरिया उसका घटता चला जाएगा। तो एरिया में चेंज आ रहा है, तो एरिया में जब चेंज आएगा तो हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअली में फोर्स किस पर लगा रहे हैं, ध्यान से अगर देखें तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे कहते हैं, देखिए जैसे ये, ठीक है, ये मान लीजिए एक रॉड है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तार में भी आपको मिलेगा, तार के बारे में जब पढ़िएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो वहां भी मिलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हम जब इसको खींच रहे हैं तो फोर्स हम इस एरिया पर लगा रहे हैं, और ध्यान से देखिए एरिया ऐसे है और फोर्स ऐसे है, मतलब फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर है। फोर्स एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ फोर्स बाई, स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ फोर्स बाई एरिया। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, its SI unit is, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का मीटर इनवर्स स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स स्क्वायर, तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है ये समझ में आ रही बात, खींचेंगे, खींच रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं तो खिंचाव पैदा होगा, इस खिंचाव को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह का स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाई एरिया। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये कैसा क्वांटिटी है, स्ट्रेस इज, यहीं पे लिख देते हैं, स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी, तो स्ट्रेस इज कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर की वेक्टर, सोच के बताएं जल्दी, स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। बहुत लोग सोच रहे होंगे फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स है और एरिया भी है, और फोर्स और एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब वेक्टर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं फिजिक्स की, तो ये भी दिमाग में आएगा कि ये फॉर्मूला तो किसी और से मिलता जुलता है। किससे मिल रहा है, प्रेशर से मिल रहा है। प्रेशर का भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, लेकिन प्रेशर कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो सेम टाइम आपको ये भी फील हो रहा होगा कि ये वेक्टर भी है और स्केलर भी है, लेकिन स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी।
अब ये नया क्वांटिटी क्या है, सुनिए अब इस टेंसर क्वांटिटी के बारे में। टेंसर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास डायरेक्शन हो, ठीक है, डायरेक्शन हो और उस डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे, उस तरह के क्वांटिटी को क्या कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी। जैसे स्केलर में क्या था, डायरेक्शन है ही नहीं तो स्केलर है। वेक्टर में क्या था कि डायरेक्शन भी है और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर रहा है, तो वेक्टर कहते थे। वेक्टर किसे कहते थे, जो भी वेक्टर आपने पढ़ा होगा वो सारे वेक्टर, उनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो सब के सब किसको फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास डायरेक्शन तो है और उस डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस भी है, डायरेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, तो उस तरह की क्वांटिटी को क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो साइड में आप अपने जानकारी के लिए नोट में लिख सकते हैं कि टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी किसे कहेंगे, टेंसर क्वांटिटी विच हैज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, बट इट doesn't follow, but it doesn't follow vector laws, vector laws। बात समझ में आ रही है? तो इसका एक और एग्जांपल बताइए जो टेंसर क्वांटिटी जिसको हम कह सकते हैं, तो करंट। करंट के पास डायरेक्शन भी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, उसका इंपॉर्टेंस भी है, राइट हैंड थंब रूल में भी यूज करते हैं, तो उसमें करंट, आप मैग्नेटिज्म पढ़िएगा तो वहां मिलेगा आपको, तो वहां करंट भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी, उसका इंपॉर्टेंस भी है, उसको, उसके डायरेक्शन को हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो करंट भी कैसा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, और स्ट्रेस भी कैसा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी है, हर एक बात हम लोगों ने समझ लिया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें कुछ चीजें और हैं जो मैं बताऊंगा, पहले इसे मिटा देता हूं, यहां तक आपने नोट भी कर लिया है। कुछ बातें ये है कि ये कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, खिंचाव खींचेंगे, जो खिंचाव पैदा होगा उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन इस टाइप में 3 टाइप, एक और टाइप क्या है देख लीजिए, 4 टाइप होते हैं। अभी तक आपने देखा कि लेंथ के लॉन्ग जा रहे हैं, मतलब ये सब किस में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल में आ जाएगा, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, उसके बाद आ जाता है आपको टेंजेंशियल। अब यहां लेंथ चेंज हो रहा है, यहां एरिया चेंज हो रहा है। अब एक और चीज है जो, जैसे ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा देख लीजिए, चौथा क्या होता है, चौथा को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको एक और नाम से जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर और सब किताबों में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी के वॉल्यूम को हम चेंज करें, ठीक है, किसी के वॉल्यूम को अगर हम चेंज करें, किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से, मतलब हम पानी में ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दें कि वो किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर दे, तो बेसिकली पहले ये ऐसा है, बाद में ये कैसा हो जाएगा, तो बाद में ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। तो हमने क्या किया, पहले ये इसका फाइनल इनिशियल वॉल्यूम, ये इसका ये फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, ये कैसा है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम। तो आप साफ देख रहे हैं वॉल्यूम में चेंज आया, बड़ा से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, और हमने जो प्रेशर क्रिएट किया है वो प्रेशर एक्चुअली में है क्या, पानी के माध्यम से प्रेशर क्रिएट किया, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि यहां किस में चेंज आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम कुछ है, इनिशियल वॉल्यूम कुछ है, तो यहां आपको देखने को मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन
वॉल्यूम। ठीक है, क्या मिलेगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। और चूंकि ये स्ट्रेस पैदा किया जाता है पानी के माध्यम से, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात और, स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाय एरिया। इट्स एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये मिलता जुलता है किससे? प्रेशर से। ये दिमाग में आपकी बात आई होगी कि स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया है, प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया है, तो ये आपको मिलता जुलता नजर आएगा कि दोनों क्या है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। इसका मतलब दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। भले ही दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। जैसे और भी ऐसी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। लेकिन आपने टॉर्क भी पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर एफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं है, मीटर, और फोर्स का क्या? न्यूटन। तो इसका भी यूनिट क्या गया? न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का भी न्यूटन मीटर, वर्क का भी न्यूटन मीटर। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अगर यूनिट सेम आ जाए तो हम दोनों को एक जैसा बोलेंगे। यहां तो यूनिट सेम आ रहा है, यहां भी यूनिट सेम आ रहा है। अब आप कहिएगा कि सर यहां फॉर्मूला कुछ है, देखा जाए तो फॉर्मूला यहां भी वही है, बस यहां साइन नहीं है, डॉट आएगा, यहां कॉस आ जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों का यूनिट क्या है? सेम है, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, इसको भी पास्कल बोल सकते हैं, इसको भी पास्कल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। सीजीएस में जाइएगा तो क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस हम लोग समझेंगे। स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया है और प्रेशर भी है फोर्स बाय एरिया। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला भी आ गया। एक कुछ और बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये यहां फोर्स लगाऊं, या ये स्प्रिंग है और इधर फोर्स लगाया जाए, तो क्या इसमें स्ट्रेस होगा? इसमें स्ट्रेस होगा, बताइए जल्दी, इसमें स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? तो इसमें स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों स्ट्रेस नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एंड क्या है? फ्री है। ये दोनों एंड क्या है? फ्री है। जैसे मैं अभी रबर आपके सामने रखा था, तो जैसे मान लीजिए कि ये रबर है और मैं ऐसे खींचूं, क्या इसमें स्ट्रेस पैदा हो रहा है? नहीं पैदा हो रहा है। तो एक एंड क्या है इसका? फ्री। तो एक एंड अगर फ्री होगा और एक तरफ से आप फोर्स लगाइएगा तो स्ट्रेस पैदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और जब दोनों को ऐसे खींचिएगा, अब स्ट्रेस है, मतलब कि दोनों एंड फ्री नहीं होना चाहिए। या तो एक एंड आपका, एक एंड पे फोर्स लगाइए, दूसरा एंड बंधा होना चाहिए, इस तरह से फिक्स्ड हो, या फिर दोनों तरफ से फोर्स लगाइए, तब जाकर स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस केस में स्ट्रेस नहीं होगा, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस। और अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इसमें स्ट्रेस होगा। या स्प्रिंग है, इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर इसको बांध दीजिए, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। इस फॉर्मूला को थोड़ा और क्लियर करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, टेंसर टाइप्स भी हो गया है। चलिए अब समझते हैं कुछ चीजें। ये जो स्ट्रेस में फॉर्मूला है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया। ये फोर्स एक्चुअली में है क्या? ये फोर्स वेयर फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स इज कैसा है? फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है,
वेयर फोर्स इज क्या, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं इसे, याद कीजिए इस लेक्चर के शुरुआत में क्या बोला था, इलास्टिक उसे कहते हैं जो अपने शेप को क्या कर ले, रीगेन कर ले। तो रीगेन किस वजह से करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से करेगा। यहां स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम ऐसे खींचेंगे तो आपने स्प्रिंग वाले चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है कि जब आप स्प्रिंग को ऐसे खींचिएगा तो स्प्रिंग क्या करता है, आपको फील होगा कि वो वापस जाना चाह रहा है। अगर आपने चुटकी से पकड़ के खींचा तो फील होगा कि वो वापस जाना चाह रहा है। तो जो वापस जा रहा है, वापस क्यों जा रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा कर रहा है, और वही रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको अपने शेप को रीगेन करने में मदद करता है। तो स्ट्रेस बराबर जो फोर्स बाय एरिया है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया है, इसमें फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग। तो अगर रीस्टोरिंग है तो स्ट्रेस का एग्जांपल देख लीजिए। यहां अगर मैं लगाता हूं 10 न्यूटन, यहां भी लगा रहा हूं 10 न्यूटन, और इसका एरिया मान लेते हैं ए है, एरिया ए है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना लग रहा है, 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन ए। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं लगाऊं इधर 12 न्यूटन और इधर लगाऊं 20 न्यूटन, अब बताइए स्ट्रेस कितना होगा, अब बताइए स्ट्रेस कितना होगा, 12 इधर लग रहा है 20 उधर लग रहा है, स्ट्रेस कितना होगा, दिमाग में आ रहा होगा 8/a, 12 20 में से 12 की 8, ये गलत है, ये गलत है। याद रखिए फॉर्मूला में ये F क्या है, रीस्टोरिंग, F नेट नहीं है। अगर F नेट होता तब 8 डालते आप, और अगर F नेट होता तो यहां पे 0 होता, 10 नहीं होता। तो F नेट नहीं है, यहां पर ये नहीं होगा, तो क्या होगा, स्ट्रेस बराबर होगा, ध्यान से देखिए कौन सी फोर्स है दोनों में जो इसको रीस्टोर करना चाह रहा है। इधर लग रहा है कितना, 12 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 12 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन। तो ये 12 इस 20 के 12 में, इस 20 में से जो 12 है उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब रीस्टोर करने का क्षमता किस में, इस 12 में। और इधर कितना लग रहा है, 20, तो 20 में से ये 12 इधर माइनस कर दीजिए, 8 जो है वो नेट है, वो 8 क्या करेगा, इसको इधर लेके जाएगा। लेकिन जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है वो कौन है, 12 न्यूटन। तो इसमें स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन अपॉन ए। यहां स्ट्रेस ये लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही, स्ट्रेस में क्या, स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या है, फोर्स क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जब हम लोग प्रेशर लिखते हैं तो प्रेशर में जो फोर्स होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एक्चुअली में कॉम्प्रेसिव फोर्स है, कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो ये है कॉम्प्रेसिव फोर्स, और ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है, यही डिफरेंस है प्रेशर और इसमें। बात समझ में आ रही, स्ट्रेस में जो हम फोर्स ले रहे हैं वो रीस्टोरिंग है, प्रेशर में जो हम फोर्स लेते हैं वो कैसा फोर्स होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। बात समझ में आ रही है, यहां तक की कहानी क्लियर है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।